Use headphone for better experience. आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले जिसे जिसे अक्सर सिर्फ तलवारों की खनक और शौर्य के चश्मे से ही देखा जाता है। हम बिल्कुल। और हमारा मिशन आज उन आम लोक कथाओं से काफी आगे जाने का है। सही कहा। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज और समकालीन युद्ध के वृत्तांत, वो महाराणा प्रताप, मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के संघर्ष की पूरी तस्वीर ही बदल देते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इतिहास को भावनाओं में बहकर देखना या किसी एक चश्मे से देखना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ दो सेनाओं के टकराने या कुछ तारीखों का लेखा जोखा देना नहीं है। हम कूटनीति की बिसात, संसाधनों के प्रबंधन और उस मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति को बदल कर रख दिया। असल में जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं तो उस समय के राजनीतिक दबावों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना सामने आता है। ये फैसले केवल युद्ध के मैदान में नहीं लिए जा रहे थे। बिल्कुल, महलों के गलियारों और उन तंग पहाड़ी रास्तों की भौगोलिक स्थिति को देखकर रणनीतियां बन रही थीं। और इस जटिल ताने बाने की शुरुआत होती है 1559 के उस एक दूरदर्शी फैसले से जो राणा उदय सिंह ने लिया था। आप उदयपुर नगर की स्थापना और उदय सागर झील के निर्माण की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार ये सिर्फ एक नया शहर बसाने की बात नहीं थी। राणा उदय सिंह शायद ये भांप चुके थे कि मुगलों का तोपखाना अब इतना मारक हो चुका है कि मैदानी इलाकों या पुरानी शैली के किलों में घिर कर लड़ना एक तरह की आत्महत्या होगी। एकदम सटीक बात है ये। मुगल सेना घेराबंदी करने में माहिर थी, उनके पास भारी तोपें थीं और यही बात 1567 में साबित भी हुई जब अकबर ने चित्तौड़ पर अपना सबसे भयानक आक्रमण किया। और उस समय राणा उदय सिंह ने जो फैसला लिया वो सैन्य रणनीति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की सुरक्षा की कमान जयमल मेड़ातिया और फत्ता सिसोदिया जैसे वीर सेनापतियों के हाथों में सौंपी और खुद मेवाड़ के बचे हुए नेतृत्व को लेकर गोगुंदा की सुरक्षित और दुर्गम पहाड़ियों में चले गए। देखिए, कई बार लोक कथाओं में इसे पलायन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं ये किसी भी दृष्टिकोण से पलायन नहीं था। ये एक सोची समझी सामरिक वापसी थी। किसी भी साम्राज्य के जीवित रहने के लिए उसके नेतृत्व का सुरक्षित रहना सबसे पहली शर्त होती है। अगर राणा उदय सिंह चित्तौड़ में ही रुकते तो मेवाड़ का शीर्ष नेतृत्व एक ही झटके में खत्म हो सकता था। बिल्कुल। जयमल और फत्ता को किला सौंपने का मतलब था मुगल सेना को उस किले में उलझाए रखना, ताकि पहाड़ियों में एक नई रक्षा पंक्ति तैयार करने का समय मिल सके। इसी घेराबंदी के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। ये किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मुगल तोपों ने चित्तौड़ किले की दीवारों को भारी नुकसान पहुंचाया था। हाँ, और रात के अंधेरे में उन टूटी हुई दीवारों की मरम्मत का काम चल रहा था। और जयमल स्वयं वहां खड़े होकर काम की निगरानी कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि उस रात के अंधेरे में किले के नीचे मुगल शिविर से अकबर ने अपनी संग्राम नाम की एक विशेष बंदूक से निशाना लगाया। एक सम्राट खुद एक स्नाइपर की तरह काम कर रहा था। अचूक निशाना, और वो गोली सीधे जयमल को जाके लगी। और वो गोली केवल जयमल को नहीं लगी थी, वो चित्तौड़ के मनोबल पर लगा सबसे बड़ा प्रहार था। उनका गंभीर रूप से घायल होना इस घेराबंदी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि किले के भीतर रक्षकों को यह आभास हो गया कि अब सैन्य रूप से इस किले को बचा पाना असंभव है। रसद खत्म हो रही थी और मुख्य सेनापति घायल था। यहीं से 25 फरवरी 1568 के चित्तौड़ के तीसरे ऐतिहासिक साके की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जब सैन्य विकल्प समाप्त हो जाते हैं तब जन्म होता है उस अकल्पनीय वीरता का। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में अंतिम केसरिया और फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ जौहर। ये कोई हताशा का कदम नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये दुश्मन को ये संदेश देने का तरीका था कि तुम हमारे मृत शरीरों पर तो कब्जा कर सकते हो, लेकिन हमारी चेतना पर नहीं। और उस अंतिम युद्ध के मैदान का जो दृश्य हमारे स्रोतों में दर्ज है वो सच में किसी को भी स्तब्ध कर सकता है। जब कल्ला राठौड़ ने देखा कि उनके चाचा जयमल पैरों से घायल होने के कारण खड़े नहीं हो सकते, तो उन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया। सोचिए उस दृश्य को, दोनों हाथों में कल्ला राठौड़ की तलवारें और दोनों हाथों में जयमल की तलवारें। मुगल सेना इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से खौफजदा रह गई थी। उन्हें लगा जैसे रणभूमि में साक्षात कोई 4 हाथों वाला देवता उतर आया हो जो मौत बनकर उन पर टूट पड़ा है। स्या हिस्सा है
जिसका निष्पक्ष अवलोकन करना बहुत जरूरी है। आप चित्तौड़ विजय के बाद हुए कत्लेआम की बात कर रही हैं? हाँ, अकबर ने किले के भीतर मौजूद लगभग 30,000 आम नागरिकों के कत्लेआम का आदेश दे दिया। ये एक ऐसा नरसंहार है जो अकबर के पूरे जीवन और उसके शासनकाल पर एक स्थायी कलंक माना जाता है। लेकिन इसी के समानांतर एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ ये क्रूरता और दूसरी तरफ अकबर जयमल और फत्ता के साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर उन दोनों वीरों की हाथी पर बैठी हुई विशाल मूर्तियां स्थापित करवाईं। ये सच में विरोधाभासी है। एक शासक जो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मिटा देता है, वही शासक उनकी वीरता को अमर करने के लिए उनकी मूर्तियां भी बनवाता है। बाद में बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने भी जूनागढ़ किले में ऐसी ही मूर्तियां लगवाई थीं, तो सम्मान दोनों तरफ से था। चित्तौड़ का पतन एक युग का अंत जरूर था, लेकिन गोगंडा की उन्हीं पहाड़ियों में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। जी। मेवाड़ के क्षितिज पर महाराणा प्रताप का उदय। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में, जिसे जूनी कचहरी कहा जाता है, वहाँ 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ था। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दर्ज है। प्रताप का बचपन मेवाड़ की उन दुर्गम पहाड़ियों में भील जनजाति के बीच बीता था। वो लोग उन्हें प्यार से अपनी बोली में कीका बुलाते थे। और ये कीका नाम सिर्फ एक बचपन का स्नेह नहीं था, ये उस गहरी राजनीतिक और सामाजिक नींव का प्रतीक था जिसने आगे चलकर मुगलों की नींद उड़ा दी। प्रताप का उन जनजातियों के साथ जो जमीनी जुड़ाव था, वो मेवाड़ की सबसे बड़ी सामरिक संपत्ति बन गया। महलों की राजनीति से दूर उन्होंने जमीन की हकीकत समझी। लेकिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा की महादेव बावड़ी में जब 32 वर्ष की आयु में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तो वो रास्ता कांटों से भरा था। उत्तराधिकार का संघर्ष, सही कहा आपने। राणा उदय सिंह ने अपनी रानी धीरबाई भटियाणी के प्रभाव में आकर प्रताप के बजाय अपने छोटे बेटे जगमाल को युवराज घोषित कर दिया था, जो कि एक ऐसा फैसला था जो मेवाड़ को गृह युद्ध की आग में ढकेल सकता था। और यहीं पर मेवाड़ के सरदारों, विशेषकर सलुम्बर के रावत कृष्णदास चूणावत की भूमिका बहुत निर्णायक हो जाती है। सिंहासन का असली उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार सरदारों के पास था। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि योग्यता और अनुभव के आधार पर प्रताप ही असली उत्तराधिकारी हैं। उनके हस्तक्षेप से प्रताप महाराणा बने। लेकिन इसका एक बड़ा कूटनीतिक नुकसान भी हुआ। नाराज होकर जगमाल सीधा अकबर के दरबार में चला गया, जहां उसे जहाजपुर की जागीर दे दी गई। ये इस बात का बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर मुगल दरबार किस तरह क्षेत्रीय ताकतों को अंदर से खोखला करता था। अकबर इस आंतरिक कलह का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो बिना युद्ध किए मेवाड़ को अधीन करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मेवाड़ की पहाड़ियों में सीधी सैन्य कार्रवाई बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए उसने कूटनीतिक दांव चले, एक के बाद एक 4 दूत प्रताप के पास भेजे। दस्तावेजों के अनुसार सबसे पहले सितंबर 1572 में जलाल खा गए, फिर जून 1573 में मिर्जा राजा मान सिंह, उसके बाद उनके पिता भगवंत दास और अंत में टोडरमल। ये एक तरह की कूटनीतिक घेराबंदी थी। लेकिन इस पूरी कवायद में मान सिंह की यात्रा के दौरान जो वाकया हुआ, उसने सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए। उदय सागर झील वाला वाकया, हाँ, जब मान सिंह प्रताप से मिलने आए तो उनके सम्मान में उदय सागर झील की पाल पर एक भव्य भोज का आयोजन किया गया था। लेकिन महाराणा प्रताप स्वयं उस भोज में नहीं आए। उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनके पेट में दर्द है और अपनी जगह अपने युवा बेटे अमर सिंह को भेज दिया। कूटनीतिक दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ एक अनुपस्थिति नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रहार था। राजपूत सांस्कृतिक मान्यताओं में बराबरी वाले ही एक साथ भोजन करते हैं। प्रताप का स्वयं न आना मान सिंह के लिए सीधा अपमान था। वो संदेश दे रहे थे कि मेवाड़ मान सिंह को अपने समकक्ष नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बिल्कुल, इस एक भोज ने ये तय कर दिया कि युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। मान सिंह इस अपमान को कभी नहीं भूले। और फिर आती है वो तारीख 18 जून 1576। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों में गोपीनाथ शर्मा जी का संदर्भ 21 जून की तारीख का समर्थन करता है। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद जिले के खमनोर में बनास नदी के किनारे। मोलेला गांव में डेरा डाले हुए मुगलों की विशाल सेना, लगभग 80,000 सैनिक, और उसके ठीक सामने लॉसिंग में डटी महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना। इस युद्ध को अक्सर गलत तरीके से सिर्फ धर्म के चश्मे से पेश किया जाता है,
लेकिन स्रोत एक बहुत ही शानदार और निष्पक्ष तथ्य सामने रखते हैं। सेना की संरचना के बारे में, है ना? बिल्कुल। प्रताप की सेना के सबसे मारक हिस्से यानी हरावल का नेतृत्व एक मुस्लिम सेनापति कर रहे थे, हकीम खां सूर। उनके साथ रामशाह तोमर और रावत कृष्णदास चुंडावत थे। और चंदावल यानी पिछली पंक्ति में राणा पुंजा के नेतृत्व में भील सेना कमान संभाले हुए थी। मेवाड़ के राज चिन्ह में भी एक तरफ भील और दूसरी तरफ राजपूत का होना समाज के हर वर्ग के एकीकरण को दर्शाता है। और इसके ठीक विपरीत मुगल सेना का मुख्य सेनापति एक राजपूत था, मिर्जा राजा मानसिंह। तो ये पूरी तरह से सत्ता, संप्रभुता और भौगोलिक अस्तित्व को बचाने का युद्ध था, धार्मिक युद्ध नहीं। इस युद्ध की शुरुआत इतनी भयंकर थी कि स्रोत बताते हैं मेवाड़ी सेना का पहला हमला इतना तेज था कि मुगल सेना की अग्रिम पंक्ति के पैर उखड़ गए। मुगल सैनिक भाग खड़े हुए थे। उस समय मुगल सेना के कमांडर मेहतर खां को स्थिति संभालने के लिए एक झूठी अफवाह फैलानी पड़ी कि बादशाह अकबर खुद एक बहुत बड़ी फौज लेकर मैदान में आ रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक चाल ने मुगल सेना को वापस पलटने पर मजबूर किया और युद्ध के मैदान का उन्माद अपनी चरम पर पहुंच गया। इसी बीच प्रताप का वो प्रहार इतिहास में अमर हो गया, जब उन्होंने मुगल सेनापति बहलोल खां पर अपनी भारी तलवार से वार किया। वो वार इतना खौफनाक था कि उसने बहलोल खां को उसके जिरब बख्तर और घोड़े सहित बीच में से चीर दिया। उस दौर के हथियारों के वजन और युद्ध के प्रशिक्षण का ये जीता जागता प्रमाण है। लेकिन मुगल सेना विशाल थी। प्रताप धीरे धीरे उनके बीच घिरते चले गए। उस नाजुक क्षण में सादड़ी के झाला बीदा, जिन्हें झाला मन्ना भी कहा जाता है, उन्होंने प्रताप का राजकीय छत्र स्वयं धारण कर लिया। मुगल सेना उन्हें प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झाला बीदा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और प्रताप को सुरक्षित बाहर निकालने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो उनके वफादार घोड़े चेतक की थी। चेतक की एक टांग तलवार के वार से बुरी तरह कट चुकी थी। लहूलुहान होने के बावजूद उसने 20 फीट चौड़े एक बरसाती नाले को ऐसी छलांग लगाकर पार किया जिसे कोई मुगल घोड़ा पार नहीं कर सका। और नाला पार करने के बाद बलीचा गांव में चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। वहां आज भी उसकी समाधि मौजूद है। इस युद्ध के परिणाम को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विवाद है। मुगल इतिहासकार जैसे अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा, या अबुल फजल, जिसने खमनोर का युद्ध कहा, वो अकबर को विजेता बताते हैं। लेकिन राज प्रशस्ति और जगदीश मंदिर की प्रशस्ति जैसे मेवाड़ के स्रोत प्रताप को विजयी मानते हैं। और इसका तार्किक आधार भी है वो ताम्रपत्र वाला तर्क। हाँ, हल्दी घाटी के बाद भी प्रताप स्वतंत्र रूप से जमीनों के पट्टे और ताम्रपत्र जारी कर रहे थे। एक हारा हुआ या अधीन राजा कभी ताम्रपत्र जारी नहीं कर सकता। कर्नल जेम्स टॉड ने इस संकरे दर्रे में हुए भयंकर संघर्ष को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और ये युद्ध केवल इंसानों का नहीं था, हाथियों की लड़ाई भी एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू थी। बिल्कुल, मुगल सेना के हाथी गजराज और रंदार और प्रताप के हाथी लूणा और रामप्रसाद। रामप्रसाद ने मुगल सेना में ऐसा कहर बरपाया कि उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। और जब रामप्रसाद को अकबर के सामने पेश किया गया तो उसने जानबूझकर उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। ये मेवाड़ के प्रतीक को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश थी। हल्दी घाटी एक अंत नहीं था, ये संघर्ष के एक नए स्वरूप की शुरुआत थी। इसके बाद अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर 3 बड़े आक्रमण किए। 1578 में शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर अधिकार करने में सफल भी रहा। इसके बाद महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली शुरू की। पहाड़ियों में मुगल तोपखाना बेकार था और बड़े सैन्य दस्तों को मेवाड़ी सैनिक जंगलों में घेर कर खत्म कर देते थे। लेकिन जंगलों में लगातार युद्ध लड़ना बिना संसाधनों के असंभव है। ऐसे समय में चूलिया गांव में एक ऐतिहासिक घटना घटती है। महान दानवीर भामा शाह और उनके भाई ताराचंद का आना। उन्होंने अपनी पूरी निजी संपत्ति 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां प्रताप को भेंट कर दी। लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक खर्चा उठाया जा सकता था। इसी छापामार युद्ध के दौरान प्रताप के उच्च नैतिक मूल्यों का एक अद्भुत उदाहरण सामने आता है। 1580 की बात है। अब्दुर्रहीम खाने खाना मेवाड़ पर आक्रमण करने आया था और शेरपुर गांव के शिविर पर प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अचानक हमला करके रहीम की बेगमों को बंदी बना लिया। जब अमर सिंह उन बंदी महिलाओं को लेकर प्रताप के सामने पहुंचे तो प्रताप ने जो किया वो सच में महानता की निशानी है।
उन्होंने अमर सिंह को कड़ी फटकार लगाई। उनका आदेश था कि युद्ध केवल रणभूमि में योद्धाओं के बीच होता है, महिलाओं के खिलाफ नहीं। प्रताप ने पूरे सम्मान के साथ उन महिलाओं को वापस अब्दुर्रहीम के शिविर में पहुंचाया। नैतिकता के सुधारण ने खुद अब्दुर्रहीम को अंदर तक हिला दिया था। और इन सभी कड़े संघर्षों का परिणाम निकलकर सामने आया अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मुगलों ने दिवेर में एक मजबूत सैन्य चौकी बना रखी थी, जिसकी कमान अकबर के काका सरीमा सुल्तान खां के पास थी। और इस युद्ध में अमर सिंह ने ऐसा आक्रामक वार किया कि उनका भाला सुल्तान खां को चीरता हुआ उसके घोड़े को भी भेद गया और दोनों वहीं जमीन में धंस गए। दिवेर की उस जीत ने मुगल सेना में ऐसा खौफ पैदा किया कि उनकी पूरी रक्षा पंक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद प्रताप रुके नहीं। 1585 में उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ को छोड़कर पूरे मेवाड़ को वापस छीन लिया। विशाल मुगल साम्राज्य अपने पूरे संसाधनों के साथ भी उन्हें झुका नहीं सका। लेकिन 19 जनवरी 1597 को एक दुर्घटना ने वो कर दिया जो मुगल सेना ना कर सकी। एक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय लगी चोट के कारण 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। बारडोली में बनी उनकी 8 खंभों की छतरी आज भी खड़ी है। लेकिन इस शौर्य गाथा का सबसे मार्मिक क्षण वो था जब ये खबर मुगल दरबार में पहुंची। स्रोत बताते हैं कि वो खबर सुनकर खुद मुगल सम्राट अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। उस दरबार में मौजूद चारण कवि दुर्सा आड़ा ने एक दोहा पढ़ा था, जिसका सार था कि हे प्रताप, आज तुम जीत गए। तुम्हारी मृत्यु की खबर सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू छलक पड़े हैं। क्योंकि प्रताप ने कभी अपने स्वाभिमान को उस साम्राज्य के आगे झुकने नहीं दिया। एक सच्चा योद्धा वही है जिसके जाने पर उसका शत्रु भी शोक मनाए। ये इतिहास हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी कभी दृढ़ संकल्प को नहीं हरा सकती, और शत्रुता के बीच भी इंसानियत को कैसे जिंदा रखा जाता है, ये प्रताप का जीवन साबित करता है। असली जीत जमीनें नापने में नहीं, अपना आत्मसम्मान बचाए रखने में है। इस चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो हमें इतिहास को देखने के नजरिए पर सवाल उठाने को कहता है। हमने देखा कि हल्दी घाटी के युद्ध के अलग अलग नाम और अलग अलग विजेताओं के दावे हैं। अबुल फजल का वर्णन मुगलों को विजेता बताता है और मेवाड़ी प्रशस्तियां प्रताप को। वो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जिसे हम आज पूर्ण ऐतिहासिक सत्य मानते हैं, वो भी अपने अपने समय का सबसे सफल और संरक्षित पीआर अभियान ही तो नहीं था। ये बहुत ही गहरा सवाल है। इतिहास सिर्फ घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि इस बात का भी प्रतिबिंब है कि उस कहानी को लिखा किसने है और उसे किसके लिए सहेज कर रखा गया है। इस सवाल और इतिहास के इस विस्तृत विश्लेषण के साथ आज के इस सफर में बस इतना ही।